हेलो एवरीवन। सो इतने सारे लोग मुझे कमेंट्स करते रहते थे कि मैम स्टेनोग्राफर की स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आइए, तो फाइनली मैं उसके लिए डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आ गई हूँ। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि आपको इस वीडियो में मिलने क्या वाला है। तो आपको एसएससी स्टेनो एग्जाम 2024 के बारे में सारी चीज़ें पता लगेगी। मतलब है कि एग्जाम कब है, नोटिफिकेशन कब निकलेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरह की जॉब मिलती है, क्या सैलरी मिलती है, वो सारी चीज़ें, पैटर्न एंड स्किल टेस्ट क्या होता है। स्किल टेस्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम उसके बारे में आपको मैं अच्छे से बताऊंगी। और मैं इसके बारे में अच्छे से क्यों बता पाऊंगी, क्योंकि मेरा जो अपना भाई है उसने भी काफ़ी टाइम तक स्टेनोग्राफर की तैयारी की थी। हालांकि उस टाइम स्टेनोग्राफर के एग्जाम्स बहुत ज़्यादा डिले हो गई थी, तो उसने बीच में तैयारी छोड़ दी थी। बट क्योंकि मेरे घर में ही एक बंदे ने किया है तो मुझे इसके बारे में आइडिया है। उसके बाद हम जानेंगे स्ट्रैटेजी प्री के लिए और स्किल टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छे से। उसके बाद मैं आप लोगों को अपनी तरफ से दूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि मैं हर वीडियो में देती हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एडवांस में बता दूं कि इसकी जॉब प्रोफाइल में नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगी कि स्टेनोग्राफर मेरे भी ऑफिस में बहुत सारे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होते हैं, तो उनका आखिर काम होता क्या है। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि एसएससी स्टेनोग्राफर होता क्या है, उनके लिए मैं बता दूं कि ये एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसके द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में स्टेनोग्राफर्स की भर्ती होती है। अब स्टेनोग्राफर्स होते क्या है उसके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। तो एवरी ईयर इसका एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाती है। स्टेनोग्राफी क्या होती है ना, ये एक कोड लैंग्वेज होती है। इसका मतलब है कि शॉर्ट हैंड, इसको आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि जैसे कोई बंदा बहुत ही स्पीड में बोल रहा है तो आप सीधे सीधे उसको अगर इंग्लिश या हिंदी में लिखने जाओगे तो इतनी स्पीड में नहीं लिख पाओगे। तो इस तरह का कुछ स्टेनोग्राफी लैंग्वेज होता है जिसको आपको सीखना पड़ता है और यही आपको अपने जॉब में काम आता है। और इसी का आपका स्किल टेस्ट का एग्जाम भी होता है स्टेनोग्राफर के एग्जाम में। ठीक है, और एक बात है कि इस एग्जाम में कोई भी मैथ्स का पेपर नहीं होता है, इसलिए जिनकी भी मैथ्स वीक है ना उनके लिए तो ये एग्जाम बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, इसमें इंग्लिश का अच्छा वेटेज होता है, आगे हम देखेंगे। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है लेकिन मैथ्स में हाँ थोड़ा सा खराब है तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं इस एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए ये जो कोड लैंग्वेज होती है ना, इसके सीखने में बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ही प्रैक्टिस लगता है। तो अब कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि यार अगर हम एसएससी में सिलेक्ट नहीं हो पाए तो क्या हमारा इतना टाइम सब वेस्ट हो जाएगा, हमने जो इतना सीखा क्या वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ एसएससी ही नहीं बल्कि बहुत सारे कोर्ट्स या स्टेट में भी वैकेंसीज निकलती है स्टेनोग्राफर्स की। तो एक बार आप स्टेनोग्राफी सीख लोगे ना तो आप बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन से हट जाओगे। क्योंकि होता क्या है कि ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि ईजी नहीं है, मैं इसको ईजी नहीं बोलूंगी, ये टफ लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस डिमांड करती है। लेकिन अगर आप इसको एक बार सीख गए तो सोचो कि आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन से अलग हो जाओगे और आप बहुत कम लोगों से compete कर रहे होगे, तो आपके सक्सेस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आखिर ये स्टेनोग्राफर्स का काम क्या होता है, ये कहाँ अपॉइंट होते हैं, तो देखिए ये जो होते हैं ना, ये क्लास ए ऑफिसर्स जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर, सेक्रेटरी लेवल पर, मिनिस्ट्रियल लेवल पर उनके असिस्टेंट्स के लिए होते हैं। ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी यानी कि पीएस, पीपीएस यानी कि प्रिंसिपल पर्सनल सेक्रेटरी, इन सारे पोस्ट पर मिनिस्ट्रीज में होते हैं। इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी इनकी भर्ती होती है। अब देखिए इनकी भर्ती होती कैसे, तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि एसएससी इसका एग्जाम लेती है, लेकिन एंट्री लेवल पर यानी कि बेसिक लेवल पर इसकी जो भर्ती होती है वो 2 ग्रेड्स पर होती है। एक होता है ग्रेड सी और एक होता है ग्रेड डी। ग्रेड सी जो होता है उसमें 2 ग्रेड पे आते हैं, वो है 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे, और ग्रेड डी में 2400 ग्रेड पे आता है। आप लोगों को पता होगा ग्रेड पे जो होता है वो सरकार में आपकी सैलरी डिसाइड करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब इन दोनों का क्या अलग अलग एग्जाम होता है, तो नहीं, इन दोनों के लिए प्री अलग अलग होता है। लेकिन जब कट ऑफ निकलेगा ना प्री का, तो उसके लिए ग्रेड सी की अलग कट ऑफ आती है और ग्रेड डी की अलग कट ऑफ आती है, और उसके हिसाब से आपको आगे स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। ग्रेड सी में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको ग्रेड सी वाला स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, अगर आप ग्रेड डी में करते हो तो ग्रेड डी वाला एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि डिफरेंट कट ऑफ्स आपके आते हैं एग्जाम्स में, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद बहुतों का क्वेश्चन होता है कि मैम ग्रेड सी में भी हमें कौन सा ग्रेड पे मिलेगा, 4200 मिलेगा या 4600 मिलेगा, ये कैसे डिसाइड होता है, तो ये डिसाइड होता है आपकी रैंक जितनी अच्छी होगी या डिपार्टमेंट जितने अच्छे होंगे उस चीज पर। तो जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि ग्रेड सी में ही जो लोग
AFHQ में, इलेक्शन कमीशन में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, इन सारे डिपार्टमेंट्स में एज स्टेनोग्राफर जाते हैं, उनकी जो भर्ती होती है वो 4600 ग्रेड पेपर होती है। इसके अलावा CSS में और भी मिनिस्ट्रीज होती है, उनमें भर्ती ग्रेड C में होती है तो 4200 ग्रेड पेपर होती है। वैसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्रीज जिसमें आपकी भर्ती जो है ग्रेड D लेवल पर होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कैसी है। अगर अच्छी रैंक होगी तो अच्छे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे और अच्छी ग्रेड पे वाली जगह पर आप चले जाओगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हो तो आप काफी लेस कॉम्पिटिटिव माहौल में चले जाओगे, क्योंकि स्टेनोग्राफी सभी नहीं सीखते हैं, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। हम आगे इस चीज को डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में। तो नोटिफिकेशन इसका कब आएगा, तो 26 जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आएगा। इसके बाद इसके एग्जाम्स कब होंगे, तो इसके एग्जाम्स के टेंटेटिव मंथ्स हैं वो है अक्टूबर नवंबर इस ईयर में, यानी कि 2024 में। अगर हम स्किल टेस्ट की बात करें तो मैं आपको एक पिछले साल का जो रिकॉर्ड रहा है, जिस तरह का ट्रेंड रहा है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि लगभग जनवरी 2025 में इसके स्किल टेस्ट होने के चांसेस हैं और इसका फाइनल रिजल्ट जल्दी ही आ जाता है स्किल टेस्ट के बाद, तो फरवरी 2025 में इसके फाइनल रिजल्ट आने के भी चांसेस हैं। पिछले साल लगभग इतना ही गैप रहा था। इसके बाद अगर वैकेंसीज की बात करें तो जो 2023 में इसकी वैकेंसीज रही थी वो 1207 रही थी। इसकी वैकेंसीज इसी हिसाब से रहती है क्योंकि काफ़ी कम लोग स्टेनोग्राफी को सीख करके इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो वैकेंसीज भी काफ़ी कम ही होती है, ठीक है। इसके बाद अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप 12th पास हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से रहे हो, कितना भी परसेंटेज आपका रहा हो। अगर एज की बात करूं तो अगर आपको ग्रुप C के लिए स्किल टेस्ट देना है, प्री तो सबका सेम ही होता है, अगर स्किल टेस्ट आप ग्रुप C का क्वालिफाई करते हैं तो आपकी एज जो है वो होनी चाहिए 18 से 30, और अगर आप ग्रेड D में जाना चाहते हैं तो 18 से 27 की उम्र होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं सैलरी की बात करूं तो ग्रेड C वालों की जो सैलरी होती है, मैंने आपको बताया कि ग्रेड C में भी 2 ग्रेड पेज होते हैं, 4200 और 4600, तो उसके हिसाब से ये डिफर कर जाएगा, बट एक रफ आइडिया आप ले सकते हैं कि इन हैंड सैलरी जो आपको ग्रुप C में मिलेगी वो 51,000 के अराउंड मिलेगी, और ग्रेड D में जो मिलेगी वो आपको 36,000 के हिसाब से मिलेगी। हालांकि ये चेंज हो सकती है ग्रेड पेज के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, जगह के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा आप लोगों को मेडिकल अलाउंसेस जो मिलता है, ये सब कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में मिलते हैं। इसके बाद अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इसमें सिंपली आपका सबसे पहले होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि प्री होता है आपका सिंपल, उसके बाद आपका होता है स्किल टेस्ट यानी कि वही स्टेनोग्राफी का टेस्ट, उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अब हम डिटेल में इसके पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके पैटर्न में भी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से आप सुनिएगा इसके आगे। देखिए, सबसे पहला तो इसका जो स्टेप है, जैसे कि मैंने बताया कि प्री या CBT जो होता है उसमें आपकी 3 ही सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैथ्स नहीं आता है, तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है, और हर एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएंगे, यानी कि टोटल जो है वो 50 नंबर का आपका रीजनिंग होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं GK GS की बात करूं तो ये 50 क्वेश्चंस इसके होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 50 नंबर का ये भी हो गया। इंग्लिश जो है सबसे ज्यादा वेटेज है, मतलब 50% वेटेज तो आपका इंग्लिश का ही है, इसीलिए इस एग्जाम में आपको इंग्लिश पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आगे हम बात करेंगे कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी आपको कैसे बनानी है। तो 100 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और हर एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 0.25 मार्क्स काटे जाते हैं, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का होता है। यानी कि अगर हम टोटल बात करें तो कितने नंबर का एग्जाम हो गया, 200 मार्क्स का एग्जाम हो गया। अब देखिए, इसका जो कट ऑफ होता है ना, आप अगर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड आप देखोगे तो 150 मैक्स आपको मिलेगा इसका कट ऑफ, ठीक है। लेकिन आप जब एग्जाम दो ना, जब आप मॉक लगाओ तो कभी भी कुछ टारगेट बना के मत चलो कि 150 आ गए तो होगा, आपको फुल पे फुल और अपना बेस्ट टारगेट देकर के रखना है। स्पेशली मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ कि आपको परसेंटाइल पर ध्यान देना है कि आप दूसरे लोगों से कहाँ पर हो, क्योंकि दिस इज कॉम्पिटिशन ना, ये ऐसा नहीं है कि 95 मार्क्स आ गए 100 में से तो आप अच्छे कहलाओगे, अगर बाकियों के 100 आ रहे तो आपका वो कम ही है, ठीक है ना। तो इस चीज पर ध्यान देना है कि आपको हमेशा परसेंटाइल 95 या उससे ऊपर रखना है जब आप मॉक टेस्ट दोगे। तो ये तो था प्री का पैटर्न, मैंने आप लोगों को बता दिया। जब आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे, क्वालिफाई का मतलब है आप जब प्री का कट ऑफ क्लियर कर जाओगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे स्किल टेस्ट को देने के लिए, ठीक है। स्किल टेस्ट के बारे में आप ध्यान से सुनना क्या होता है इसमें, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन सबसे पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि प्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्किल टेस्ट है, क्योंकि देखिए बहुत से लोग जो स्टेनोग्राफी का एग्जाम देते हैं वो CGL CHSL की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो ये एग्जाम क्रैक करना उनके लिए
कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लोग फंसते हैं, मैं बोलूंगी 50-60% लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाई कर लेने के बाद ये ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको क्वालिफाई कर गए तो आपका आराम से ये आप पोस्ट क्रैक कर जाओगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इस चीज को तो आप समझ लीजिए। इसमें होता क्या है कि आपको हिंदी या इंग्लिश जो लैंग्वेज में बोला जाता है, जो डिक्टेशन दी जाती है, उसको आपको कोडेड लैंग्वेज में चेंज करना होता है। इसकी हम कहते हैं स्टेनोग्राफी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूँ, कोई इसको लिख रहा है अपनी लैंग्वेज में, कोडेड लैंग्वेज में, तो दैट इज स्टेनोग्राफी। ठीक है, तो ये जो होता है इसका एग्जाम ग्रुप सी के लिए अलग होता है और ग्रुप डी के लिए अलग होता है। ठीक है, क्योंकि इसके स्पीड्स अलग होते हैं, आपको टाइपिंग के लिए अलग अलग टाइम मिलता है, इसीलिए ग्रुप सी के लिए और ग्रुप डी के लिए अलग अलग एग्जाम इसका होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रुप डी के लिए इसका एग्जाम क्या होता है। तो जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो इस एग्जाम के लिए आपको 10 मिनट का डिक्टेशन दिया जाता है, एग्जामिनर आपको देता है, या फिर मैंने जैसा कि बात किया तो आई थिंक स्पीकर में लगा होता है, वो आपको हिंदी और इंग्लिश जैसा आप चूज करोगे, आपको चूज करना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम ही कि आपको स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट है वो किस लैंग्वेज में देना है। तो जिस लैंग्वेज में आप चूज करोगे उस लैंग्वेज का ही आपको डिक्टेशन दिया जाएगा। अब क्या करना है, आपको 10 मिनट्स की जो डिक्टेशन दिया जाएगा उसको स्टेनोग्राफी लैंग्वेज में अपने लिखते जाना है। ठीक है, तो यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर सुनते सुनते उसको आपको लिखना है। उसके बाद ये जो डिक्टेशन दी जाती है वो कितने स्पीड में दी जाती है, तो ग्रुप डी वालों के लिए स्पीड होती है 80 वर्ड पर मिनट के स्पीड से आपको ये डिक्टेशन दी जाएगी। तो इसको आपको कहाँ लिखना है, पेपर में आपको जहां पे भी लिखना होता होगा तो वहां पे आपको लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद अब आप लोगों को 50 मिनट दिए जाते हैं। इंग्लिश वालों को जो लिखा है आपने कोडेड लैंग्वेज में उसको आपको इंग्लिश में टाइप करना है वहां पर। ठीक है, 50 मिनट आपको टाइपिंग के लिए दिए जाएंगे। इसका मतलब टाइपिंग के लिए आपके पास इनफ टाइम होता है, लेकिन ये मत सोचो कि टाइप करना है वो जो आपने कोडेड लैंग्वेज में लिखा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको खुद ही आपकी लैंग्वेज ना समझ में आ रही हो, आपने तो इंग्लिश सुन करके लिखा हुआ, हो सकता है आपने जल्दी जल्दी में कुछ लाइन ऊपर नीचे कर दी हो, क्योंकि स्टेनोग्राफी की लैंग्वेज देखोगे ना तो यहाँ पे लाइंस का बहुत मतलब चेंज होता है। थोड़ा सा ऊपर लाइन देने का अलग मतलब होता है, नीचे लाइन देने का अलग मतलब होता है, तो आपको समझने में अपनी ही लैंग्वेज कठिन हो जाएगी। तो कोशिश करना कि टाइपिंग की स्पीड अच्छी रखो आप, ताकि सोचने समझने में जो टाइम लग रहा है वो कंपनसेट हो जाए। और अगर आपने हिंदी में स्टेनोग्राफी का एग्जाम दिया तो आपको टाइपिंग के लिए 65 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, और ये जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि 10 मिनट्स में जो डिक्टेशन दिया गया था, अगर आप इतने में पूरा पूरा टाइप कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, इसकी कोई मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। अगर हम बात करें ग्रुप सी में कैसा स्किल टेस्ट होता है, तो इसमें भी सेम होता है कि आपको 10 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक लैंग्वेज में। ठीक है, जो भी आप चूज करोगे। और ग्रुप सी वालों को ये डिक्टेशन दिया जाता है 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, ईदर बाय एग्जामिनर, और जैसा मैंने सुना है कि स्पीकर में लगा रहता है तो वो आपको सुनाई दे रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्पीकर में ही लगा होगा, क्योंकि एग्जामिनर को कैसे पता कि वो 100 WPM में दे रहा है, तो वो तो एरर भी हो सकता है ना, ह्यूमन एरर, लेकिन स्पीकर के थ्रू होता होगा। ठीक है, इसके बाद आपको उसको लिखना है स्टेनो लैंग्वेज में, जैसे कि मैंने बताया। और ग्रुप सी वालों को इंग्लिश में अगर उन्होंने स्टेनोग्राफी का एग्जाम दिया है तो 40 मिनट टाइपिंग के लिए मिलेंगे, और हिंदी में दिया है तो 55 मिनट में उनको टाइपिंग करना पड़ेगा, और ये भी क्वालिफाइंग होता है। तो आई होप मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पैटर्न अच्छे से समझा दिया हो। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट में चलते हैं, जो कि स्ट्रैटेजी की आखिर हम इस एग्जाम की तैयारी करें कैसे। ठीक है, अभी देखिए एग्जाम है आपके अक्टूबर नवंबर में, अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि आपके पास मैक्सिमम 2 से 3 महीने हैं। तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपने ऑलरेडी तैयारी कर ली होगी, आपने स्टेनोग्राफी की भी तैयारी बहुत अच्छी कर ली होगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक तो बताऊंगी कि अगर आपने शुरू से तैयारी करी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो काफी टाइम बाद इस वीडियो को देखेंगे, तो वो इसको शुरू से जब देखेंगे तो उनको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मिलेगी। और जो लोग अभी देख रहे हैं, मतलब 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले देख रहे हैं एग्जाम के, तो उनको भी कैसे रिविजन करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो अच्छे से आगे इस वीडियो को आप देखना। तो चलिए स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। तो देखिए मैथ्स तो है नहीं, सबसे पहले हम चलते हैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी पे। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बुक्स कौन कौन से आपको लेने हैं। तो नीतू मैम वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, ये आपका ग्रामर, प्रैक्टिस, वोकैबुलरी, ये सारा कवर कर देगा अराउंड 70-80%। ठीक है, इसके बाद वोकैबुलरी वो बहुत अच्छे से करने
करने के लिए आप लोग ब्लैक बुक ले लेना। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारा अदर इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के लिए, ईडियम्स के लिए आपका फुल पैकेज मिल जाए और अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस की तैयारी कर पाओ, तो उसके लिए एमबी बुक ले लेना। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। कुछ लोग ग्रामर वगैरह कर तो लेते हैं, रूल्स याद होता है, बट क्वेश्चन में लगा नहीं सकते क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चंस के ऊपर, तो उसके लिए एमबी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 से 2023 का, इतना आपका सोर्स इनफ है इस एग्जाम की तैयारी के लिए। इसको ही आप बार बार रिपीट करते रहना, इसके साथ मॉक टेस्ट ऑब्वियसली, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंग्लिश में ना 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, 3 चीजों की तैयारी करनी पड़ती है आपको। सबसे पहला है ग्रामर, इसको आपको अच्छे से करना है, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब हम एक एक करके जानेंगे कि हम ग्रामर की तैयारी कैसे करें, वोकैबुलरी की कैसे करें और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कैसे करें। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप लोग सीजीएल और सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इंग्लिश का एग्जाम इजी होगा, सेम ही होगा, इसमें कुछ अलग नहीं होता है, उसी लेवल का एग्जाम आता है स्टेनोग्राफी में भी, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी पहले इंग्लिश की डिटेल्ड वीडियो देख रखी है, उस हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप उसी को फॉलो करिए। आपको इंग्लिश की स्ट्रैटेजी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वही चीजें इसमें भी बताने वाली हूँ, ठीक है। मेरी स्ट्रैटेजीज कभी चेंज नहीं होती क्योंकि स्ट्रैटेजी तो बंदे की एक ही होती है ना। मैंने जिस तरह से तैयारी करी वो तो एक ही तरीके से करी, तो मैं बार बार चेंज करके नहीं बताती, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, ग्रामर को कैसे करना है ना, ग्रामर हमेशा आपको चैप्टर वाइज करना है। मेरी ना ये 5 जो फॉर्मूला है इसको याद रखना आप लोग, वीडियो, नोट मेकिंग, साइमल्टेनियस नोट रिवीजन, बुक्स एंड सेक्शनल और फुल मॉक, ठीक है। इस 5 चीजों को आप याद रखना तो आपकी हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखिए, जब भी आप कोई चैप्टर उठाए ना तो उसकी वीडियो आप जरूर देख लीजिए। आप चाहे पेड कोर्स से कर रहे हो, फ्री कर रहे हो, उस चीज से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आप उस वीडियो को जरूर देख लेना क्योंकि कभी कभी होता है कि हम बुक से रूल को अच्छे से समझ नहीं पाते, फिर हम गलत सलत लगाते रहते हैं। लेकिन जब टीचर पढ़ाते हैं तो आपको सारे कंडीशंस बताते हैं कहाँ कहाँ किस तरह से हो सकता है, तो आप वीडियोस देखने से आपको फायदा होगा। उसके साथ साथ ही आपको नोट मेकिंग करनी है। इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश में नोट मेकिंग होती कैसे है, ठीक है। बहुत ही कम चीजें लिखनी होती है, रूल्स नहीं लिखने होते हैं क्योंकि न्यूति मैम की बुक में आपका रूल्स पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, तो नोट बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको ट्रिक्स कुछ ऐसी, अगर टीचर बता दें कि भाई ऐसा होता है तो ऐसा होता है, इस तरह से आपको इस तरह यहाँ पे ये लगाना है, तो कुछ ऐसी चीजें जो रूल से अलग बता रहे हो वो चीजें आपको लिख लेनी है। या फिर वोकैबुलरी वगैरह, तो अभी हम ग्रामर की बात करते हैं, ग्रामर में स्टिक रहते हैं। इसके साथ ही साथ आपको डेली जो आप नोट्स बनाओगे ना, डेली बेसिस पर उसको रिविजन भी करते जाना। इनफैक्ट कल जो पढ़ा है उसको आज रिवाइज करना है तो ही आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जब आप उस चैप्टर की वीडियो देख लो, नोट्स बना लो, नोट्स रिवाइज कर लो, उसके बाद उस चैप्टर को आपको बुक से करना है, नीतू मैम की बुक से करना है। वहां से आपको रूल्स के साथ जितने एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो पीछे क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से करनी है। बहुत अच्छे से का मतलब बहुत अच्छे से, हर एक चीज आपको समझ आनी चाहिए, रटने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इंग्लिश में आगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना, आप दूसरे क्वेश्चंस में नहीं लगा पाओगे। उसके बाद जब आप बुक से भी उस चैप्टर को कर लो तो उस चैप्टर को आपको करना है सेक्शनल या चैप्टर वाइज मॉक। और कहाँ से करोगे तो टेक्स्ट बुक से करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ न्यू मॉक्स भी मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज सेक्शनल मॉक, सारी चीजें आपको मिल जाती हैं और बहुत ही रेलेवेंट मिलती है, तो वहां से ही आपको करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि अगर आप वर्ब चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप 4-5 दिन का टाइम लेकर के चलो, आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का मतलब ये सारी चीजें आपके 4-5 दिन के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। हालांकि डिपेंड करती है चैप्टर के ऊपर, जैसे नाउन चैप्टर है ना, ये सब काफी बड़े बड़े चैप्टर्स है, तो इसमें आपको लगभग 1 हफ्ते भी एक चैप्टर को कंप्लीट करने में लग सकते हैं या 10 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद एक चीज मेरी ध्यान रखना कि कभी भी चैप्टर को ना इधर उधर से मत करना जब आप शुरू कर रहे हो सिलेबस। जैसे कि मैंने बताया ना कि बहुत से लोग इस वीडियो को बाद में भी देखोगे, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, जब शुरू करो ना सिलेबस तो जो मेनू में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में आपको चैप्टर करते रहना है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। आप पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करोगे, उसके बाद वर्ब चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए हमेशा सीक्वेंस में चैप्टर को करना अच्छे से समझने के लिए। अच्छा, इसके बाद देखिए, ये तो मैं इसलिए बता रही थी अगर आप शुरू से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कैसे करना चाहिए ग्रामर को, लेकिन अगर आपने अभी सोचोगे कि मैं प्रिपरेशन शुरू करूं तो हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए सबसे पहले तो स्टेनोग्राफी की ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप अभी तक प्रिपेयर कर चुके हो और रिवीजन मोड में हो तो ही आप
क्रैक कर सकोगे इस बार, अदरवाइज आप एक्सपीरियंस ले लोगे लेकिन क्रैक आप आगे के साल में ही कर पाओगे, ठीक है। तो अभी आपका रिवीजन का टाइम चलेगा। इसके बाद देखिए वोकैबुलरी आप कैसे करोगे, तो मैं आप लोगों को एक फुल स्ट्रैटेजी यहाँ पे बता रही हूँ। आगे मैं आपको बताऊंगी कि 2 महीने बचे तो उसमें आप क्या करोगे, ठीक है। तो आप टाइम स्टैम्प के हिसाब से आगे भी जा सकते हो अगर आप लोगों को लग रहा हो कि मुझे इस तरह से नहीं करना है, तो कि मेरी तैयारी हो चुकी है, मुझे रिवीजन वाला पार्ट देखना, तो आप स्किप करके रिवीजन वाला पार्ट भी सीधे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट आपको कुछ चीजें बता दे रही हूँ, जैसे कि ग्रामर जैसे कि आप चैप्टर वाइज करते हो, वोकैबुलरी आप हमेशा पेज वाइज किया करो। जैसे कि मुझे डेली एक पेज करना है, क्या इडियम भी, सिनोनिम भी, एंटोनिम भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी और स्पेलिंग। एक पेज का मतलब दोनों तरफ मिला करके, ठीक है। इतना मुझे याद करते रहना है और जब तक मैं कल वाली चीज रिवाइज नहीं करूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो डेली डेली आपको एटलीस्ट प्रीवियस 2 दिन का याद करना है। इसके बाद देखिए हमेशा ना ट्रिक्स यूज कीजिए मेमोराइज करने के लिए। बहुत से लोग ना वर्ड को रटते रहते उनको समझ ही नहीं आता हम कैसे उसको करें, ना तो वो कोई ट्रिक याद करेंगे, बस रटते रहेंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देती हूँ। हालांकि मैंने वोकैबुलरी कैसे याद करें के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बना रखी, बहुत अच्छे ट्रिक्स बताए हुए हैं, कुछ जाकर जरूर देखना तो आपकी डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत कॉमेंट्स आते हैं कि भाई वोकैबुलरी याद नहीं होती। तो देखिए मैंने इसमें बताया कि आप ना कोशिश करो किसी रिश्तेदार या किसी पर्सन से आप वर्ड को रिलेट कर लो। जैसे कि मान लीजिए कोई वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट, अब आपको लग रहा है कि कोई आपके आसपास ऐसा बंदा है जो है सच में है फिलैंथ्रोपिस्ट, तो आप उससे रिलेट करके उसको याद करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। या अपनी फीलिंग्स को जोड़ करके, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक वर्ड है मिस्चीवियस, ठीक है। अब मान लीजिए इसका आपको मीनिंग नहीं याद है लेकिन आपको कहीं ना कहीं आइडिया है कि ये नेगेटिव वर्ड है, तो भी आप उसको कर लोगे। तो वर्ड के साथ अपनी नेगेटिव या पॉजिटिव फीलिंग जोड़ने की कोशिश करिए। जैसे ही आप वर्ड को सुनो तो आपको समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव था या पॉजिटिव था। तो इतना भी अगर आपको पता रहेगा ना तो भी आप क्वेश्चन को कर लोगे। मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे। उसके बाद अगर आपको नहीं याद होता है तो आप यूट्यूब वीडियोस का भी सहारा ले सकते हो, जिसमें कि वो आप लोगों को ट्रिक बना के देते हैं कि कैसे याद करना है, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छा मुझे तो लगता है कि आप सिंपली उस वर्ड को ना गूगल में सर्च करके 3-4 सेंटेंसेस में देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। या फिर उससे रिलेटेड कोई भी पिक्चर देख लेंगे तो भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपको याद रहेंगे। उसके बाद अगर इतना करने के बाद भी कुछ ऐसे वर्ड्स रह जाते हैं जो कि नहीं याद होते तो आप उसको रट्टा मार लीजिए, वो आपका चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज ना, आप जब वोकैबुलरी याद करें तो दिन में ना बीच बीच में उसको मेमोराइज करने की कोशिश करें। जैसे कि जब मैं पढ़ा करती थी तो मैं दिन भर में, जैसे मान लीजिए वोकैबुलरी पढ़ा तो उसके बाद जब मैं मैथ से बना रही हूँ तो बीच में याद करूंगा ये वर्ड पढ़ा था उसका क्या मतलब था। तो ऐसे आपका ना दिन भर में बहुत बार रिवाइज होगा। और कोशिश करिए कि डेली यूज में जो चीजें, मतलब ये नहीं कह रही कि पूरा इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि आप डेली यूज में ला सकोगे तो उनको भी लेकर के आओगे तो आपको वोकैबुलरी याद रहेगी। कहने का मतलब रट्टा मत मारो, इसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल यूज में लेकर के आओ। इसके बाद देखिए मैं आप लोग एक चीज बता देती हूँ कि वोकैबुलरी का ना बहुत बड़ा रोल होता है सिनोनिम एंटोनिम में। एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, कभी भी सिनोनिम एंटोनिम को ना सिनोनिम एंटोनिम की तरह याद मत करना, वोकैबुलरी की तरह याद करना। वोकैबुलरी का मतलब उसमें जो वर्ड है जिसका सिनोनिम या एंटोनिम पूछा है उसकी मीनिंग और उसके सारे के सारे जो ऑप्शंस है उसकी मीनिंग आपको याद करनी है। उससे होगा क्या, एक तो आपका वोकैबुलरी का स्टॉक बढ़ गया। जहां आप 2 वर्ड्स याद करने वाले थे वहां पर आप 8 वर्ड्स याद कर रहे हो, 10 वर्ड्स याद कर रहे हो, है ना। दूसरी चीज की अगर आपको मीनिंग पता होगी ना तो सिनोनिम एंटोनिम आप वैसे ही कर लोगे, ठीक है। तो एक और मैं आप लोगों को चीज बता रही हूँ ट्रिक की, मोस्टली क्या होता है ना कि जब सिनोनिम पूछा रहता है तो जो भी वर्ड है मोस्टली 3 ऑप्शंस उसके एंटोनिम दिए रहते हैं, ठीक है, और एक वर्ड उसका सिनोनिम रहता है। जैसे अबंडेंट है तो इसका सिनोनिम क्या होगा, बाउंटीफुल, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मुझे बाउंटीफुल की मीनिंग नहीं पता लेकिन मुझे स्कार्स की मीनिंग पता है, रेयर की मीनिंग पता है, लिमिटेड की मीनिंग पता है, ये तीनों क्या है, इसके एंटोनिम्स है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बाउंटीफुल। तो ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम आती है कि आप 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो तो आप राइट ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। वैसे ही एंटोनिम में है एफेमेरल का मतलब होता है जो कि बहुत ही क्षणिक होता है। तो देखिए फ्लीटिंग क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया, टेम्पररी इसका सिनोनिम हो गया, ट्रांजिटरी इसका सिनोनिम हो गया, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, परमानेंट। तो अगर आपको वर्ड की मीनिंग पता है ना तो आप सिनोनिम एंटोनिम वैसे ही कर लोगे। यानी कि आपको मीनिंग पता करने पे ध्यान देना है, वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान देना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। और एक चीज की बहुत लोग कहते हैं यार मैंने 10 बार याद कर लिया मुझे याद नहीं हो रहा है, तो 50 बार करो भाई। वोकैबुलरी ऐसी चीज है ना जो आप बहुत बार करोगे तो याद होगा। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं आज पढ़ रही हूँ कल भूल जाती थी, तो ये होगा लेकिन आपको रिपीटेडली करते ही जाना है उसको, ठीक है। 50 बार करो, नहीं होता 100 बार करो, अगेन एंड अगेन करते रहो, वो होगा। लेकिन
ट्रिक्स को यूज करके, स्मार्ट वर्क करके, यानी कि रट्टा मारते जा रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं कॉम्प्रीहेंशन पार्ट पे। तो मैं इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रही हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन पार्ट में ना जो भी आता है, जैसे कि PQRS हो गया, RC हो गया, तो इसको ना एज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। देखिए बहुत कोई आपको सजेस्ट कर देंगे कि हम न्यूज़पेपर पढ़िए। देखिए न्यूज़पेपर ना SSC से कहीं से भी रेलेवेंट नहीं है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा क्या है कि आप वोकैबुलरी पढ़ो, रीडिंग करो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आपको RCs करना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, वहां पे जो RCs आई हैं उसको ही प्रैक्टिस करिए, उसको ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। अब मिलेगा कहां से, तो आपको MB बुक से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मिल जाएगा। सो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज है कि आपको एज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। इसका मतलब है क्या कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन पार्ट के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ो, इससे आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, ये वो, लेकिन न्यूज़पेपर वैसे द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर SSC के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो आप हमेशा जो भी आपको करना है, क्लोज टेस्ट करना है, RC करना है, ये जो भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आए हुए हैं वहां से करिए, वहीं से आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आपको और इधर ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ आपको क्वेश्चंस मिलेगा, तो मैंने बताया था कि MB बुक में। तो यहाँ पर आपको CGL के, CHSL के, CPO के, स्टेनोग्राफर के, इन सब के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आपको डेली बेसिस पर 5 क्लोज टेस्ट, 2 RCs और 10 PQRS करना है। ठीक है, ये आपको डेली बेसिस पर इतना करोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ये आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छी एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही आपको याद रखना है कि इनको ट्रिक से करना है। डोंट गो ट्रेडिशनली कि भाई हम PQRS में पहले 4 सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम मैच कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन बैठेगा। तो ये सब गधा ही बना होता है। आपको ट्रिक पता होना चाहिए क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, तो कहां से आप करोगे, तो मैंने इन तीनों के लिए ही बहुत ही परफेक्ट वीडियोस बना रखी है। इसमें मैंने बेस्ट ट्रिक्स बताए हुए हैं जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान पढ़े थे, उन सबका जिस्ट बता रखा है। तो अगर अभी तक भी आपको कंफ्यूजन होता है, इसमें डिफिकल्टी होती है, तो इन सारे वीडियोस को जाकर देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपकी स्पीड काफी बढ़ जाएगी, आई कैन गारंटी यू। ठीक है, उसके बाद जो कंप्रेंशन पार्ट होता है ना, आप हमेशा याद रखिए कि आपको मॉक में लास्ट में अटेम्प्ट करना है, इनको छोड़ते हुए जाना है। अगर आपको बीच में मिल गया PQRS का क्वेश्चन, छोड़ दो, आगे बढ़ो, पढ़ो भी मत, आगे बढ़ो। लास्ट में जब सारे छूट जाएंगे तो आप सारे एक साथ कर लेना। अभी आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मेरी ये वाली वीडियो देखिए, इसमें मैंने डेमो करके बताया है कि आपको इंग्लिश में किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है और कितना जल्दी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद आप डेली की डेली प्रैक्टिस करिए इस चीज को, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा हाई वेटेज है इंग्लिश का। अब देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया शुरू से तैयारी कैसे करते हैं, उस पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया है। लेकिन अभी क्योंकि आपके पास 2.5-3 महीने बाकी हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, क्योंकि अभी तक आप बहुत सारे लोगों की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी होगी। तो रिविजन कैसे करें इफेक्टिवली, वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो सबसे पहली बात तो 3 घंटे आपको डेली एटलीस्ट इंग्लिश को अब देने हैं रिविजन के लिए। तो रूटीन क्या आपका रहेगा अभी से, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। ठीक है, फिर अगर आप एक बार कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई एक टॉपिक है जो कि अटक रहा है, जहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा, तो पर्टिकुलरली उसी चीज को यूट्यूब पे सर्च करके आप टीचर से देख लो। जो भी आपको ट्रिक मिलेगा, जिसी भी टीचर का मिलेगा ना, वो आप देख लेना। हाँ, ये नहीं करना कि पूरा चैप्टर आप वापस से बैठ करके देखने लगो। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, रिविजन हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है, उसके बाद आपको वीक पॉइंट्स पर ध्यान देना होता है जहां पे आप मिस्टेक कर रहे होते हो। ठीक है, पूरा लेकर नहीं बैठ जाना होता, अदरवाइज तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, रिवाइज ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज आपको याद रखनी है कि अप्लाइंग क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन मतलब रूल्स तो याद कर लेंगे, उनको पता है रूल्स अच्छे से, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें उसको याद ही नहीं आएगा कि ये वाला रूल लगेगा। तो ये होता है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते ना क्वेश्चंस के ऊपर इंग्लिश में, तो ऐसा होता है। इसीलिए रूल तो याद हो गया, ठीक है, लेकिन उसको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ, तो जाकर के एग्जाम में आपका दिमाग चलना शुरू होगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करो, उसके साथ ही आप न्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बुक्स में, तो वो भी आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद 1 आपको फुल मॉक अब डेली लगाना है। मॉक के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता दे रही हूँ कि मॉक के बारे में मैंने 3 बेस्ट वीडियोस बनाए हुए हैं अपने। सबसे पहली बात तो कि किस तरह से मॉक टेस्ट दिया जाता है, दूसरा कि मॉक टेस्ट पूरा डेमो करके ही बताया है सारे सब्जेक्ट्स में आपको किस तरह से मॉक देने हैं। मतलब वो यूट्यूब का बेस्ट वीडियो है। अगर आपने वो नई वीडियो देखी ना, तो आप कोई मेरी वीडियो देखना देखो, ये वाली वीडियो जरूर देखना, इससे आपके मार्क्स बहुत जल्दी बूस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करें, तो इन तीनों वीडियोस का लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर जरूर इसके बाद देख लेना। इसके बाद टेक्स्ट बुक से ही आपको मॉक देना है, मैंने बता दिया। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी मॉक देने हैं, न्यू मॉक भी देने हैं और सेक्शनल मॉक भी देने हैं। आप बारी बारी से एक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देना, एक दिन न्यू मॉक दे देना, तो इस तरह से करके आप देख लेना। और सेक्शनल मॉक तो आपको देने ही देने हैं, जब भी आपको टाइम मिले या जब भी आपको चैप्टर रिवाइज करो तो आप दे देना। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि मॉक दे दिया, बस उतना काफी नहीं, उसकी एनालिसिस भी बहुत अच्छे से करनी है। तो जितने भी आपके
न्यू वोकैबुलरी मिले हो या कुछ रेलेवेंट रूल मिले हो, आपने मिस्टेक्स किए हो, तो वो सारी चीज़ें लिख लेना और उसको डेली बेसिस पर रिवाइज करते रहना, ताकि हो सकता है कि सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मिल जाए। ऐसा बहुत बारी होता है कि टेस्ट में आए हुए क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। आप देख सकते हो कि इतने सारे जो क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक के, वो सेम जो टेक्स्ट बुक ने दिए थे एग्जाम में रिपीट किए, किस एग्जाम में रिपीट किए वो भी आपका लिखा हुआ, तो इसलिए आपको मॉक कॉपी बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फोकस ऑन स्पीड, एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं होता मेरे बच्चे, नहीं होता। जैसे कि अगर आप सोचो कि आपके पास कोई वर्ड आया, उसका सिनोनिम पूछा गया है, आप चारों का दिमाग लगा रहे हो ऑप्शंस में कि इसका होता है कि नहीं, तो इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता। एग्जाम में होता है कि वर्ड देखा, तुरंत ऑप्शन मार्क किया, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, ये आएगी बार बार रिवाइज करने से, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता है यार ये तो पढ़ा ही हुआ, इसको वापस क्यों पढ़े, जो पढ़ा है वही आता है भैया, उसी को बार बार रिवाइज करो, न्यू के पीछे मत पढ़ना, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट ऑब्वियसली। उसके बाद देखिए मॉक के बारे में आपको जो मैंने अपने मॉक किस तरह से लगाना डेमो में वो बताया है। सबसे पहली बात तो इसमें 3 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड में आपको सिर्फ 1 लाइनर वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। सेकेंड राउंड में आपको PQRS RC क्लोज टेस्ट करना होता है, मतलब फर्स्ट राउंड में इसको आपको देखते के साथ छोड़ना होता है, इनको नहीं करना होता क्योंकि इसमें सोचने में वक्त लगता है और आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आप सेकेंड राउंड में ये सब करोगे और थर्ड राउंड में इनमें से जो बच गया वो करोगे। तो कैसे पहचानोगे बच गया, कैसे मार्किंग करोगे, वो सारा मैंने अपने डेमो वाली वीडियो में बता के रखा है, उसको देखो और उसको बार बार अपने मॉक्स में प्रैक्टिस करो। इसके बाद 2021 से 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बार बार रिवाइज करने हैं, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, यही की है, अल्टीमेटली यही करना है आपको, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस आप कर ही रहे होगे। सबसे पहली बात तो मैं रीजनिंग बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही स्टिक रहना है। ये नहीं कि आपको रीजनिंग का बुक लेकर के उठा के लाओ, न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ये सब मत करना। जो 2021 से 2023 तक स्टेनोग्राफी के एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस, उनको आप कर लेना। अगर आप CGS HSL के भी कर सकते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। इसके बाद 2 सेट्स आप डेली के प्रैक्टिस करना शुरू करो। 2 सेट्स का मतलब हो गया 100 क्वेश्चन आप डेली के प्रैक्टिस कर रहे हो, 1.5 घंटे लगभग आपको देने हैं रीजनिंग में। ट्रिक यूज करो भैया, ऐसा नहीं है कि जो मुझे आता है वैसे। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते थे ना कि कितने इसमें ट्रायंगल से बताओ, तो मुझे नहीं पता था कि इसका ट्रिक होता है, तो मैं इसमें गिन करके बैठती थी और फिर गिन करके लगाती थी, तो हमेशा ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता था। लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि भाई इसका ट्रिक होता है। तो ऐसे ही हो सकता है बहुत बार आपको पता ही ना हो कि इस क्वेश्चन का ट्रिक होता है, इसलिए जब भी कोई न्यू टाइप के क्वेश्चन करने जाओ तो आप एक बार सर्च कर लो कि भैया कोई इसका ट्रिक होता है। हो सकता है कि आप 1 मिनट जो क्वेश्चन कर रहे हो वो 30 सेकंड का क्वेश्चन हो, तो आप ये सब देख लो, उसके बाद आप करना, ठीक है। उसके बाद है वॉच पर्टिकुलर वीडियो फॉर टफ क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको वीडियोस देखने की जरूरत पड़ती है कि भाई हम कैसे जल्दी से पहचाने, है ना। तो उन सारी चीज़ों की वीडियोस आप देख लेना और छोटे मोटे नोट्स बना लेना जो भी ट्रिक टीचर बता रहा है, और बस उसको रिवाइज कर लेना और क्वेश्चंस में अप्लाई करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उसी से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन डेली बेसिस पे आपको करना है प्रैक्टिस विद टाइमर्स। रीजनिंग में क्या है ना कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि 50 क्वेश्चन तो भाई मुझे ये 20 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर देना है, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। और उसी हिसाब से आपको जब प्रैक्टिस भी करो ना, तो उसी हिसाब से टाइमर लगा करके करो आप, ठीक है। फोकस ऑन स्किपिंग एंड टाइमिंग। रीजनिंग में क्या होता है ना, क्वेश्चन तो बन जाएंगे आपसे अगर आपने किए, लेकिन अगर आपने स्किपिंग नहीं की, मतलब किसी चीज में फंस गए, उसी को करे जा रहे हो 2-3 मिनट अगर आप गवा दोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम में बहुत लूज हो जाएगा, फिर आप घबरा जाओगे, लगेगा कि भाई इतना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। इसलिए जहां आपसे नहीं बन रहा है तो आप तुरंत छोड़ दो। ये आप कैसे समझोगे, तो आप मेरी मॉक डेमो वाली वीडियो जरूर जाकर देख लेना, तो आपको समझ में आया कि स्किपिंग कैसे की जाती है, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग पे ध्यान देना। कवर्ड इन डेली 1 फुल मॉक, जो आप मैंने कहा ना जो आपको डेली मॉक देना है एक, तो उसमें अभी आपके 50 क्वेश्चंस हो रहे होंगे, तो 100 क्वेश्चंस तो आप वैसे प्रैक्टिस कर रहे हो और 50 क्वेश्चन आप मॉक में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो रीजनिंग की आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मॉक कॉपी आपको जरूर से जरूर बनाना है, जिसमें कि आपको डिफरेंट ट्रिक्स, डिफरेंट क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट मिल रहे हो तो वो आपको लिखना है, और लिख के छोड़ना नहीं है, उसको आपको डेली बेसिस पर रिवाइज करना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं कि आप लिख के छोड़ो बाद में रिवाइज करना। तो डेली बेसिस पर मॉक जब देने जाओ तो पहले वाले मॉक का जितना भी लिखा हुआ उसको याद कर लेना, उसके बाद आपको देना है, ठीक है। अगेन इसमें रिवाइज रिवाइज रिवाइज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही जो है इसका की है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आते हैं जीएस की स्ट्रैटेजी के ऊपर, देखिए इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो इसलिए ना आपको 2 बुक्स की जरूरत है। एक तो पिनाकल के आप जीएस वाली बुक ले लो, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सीजीएस CHSL में जितने भी टीसीएस पैटर्न में आए हुए हैं वो सारे, यहाँ से आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, जो भी चैप्टर आप करते जाओ। मैं आपको आगे बताऊंगी कि चैप्टर आपको कैसे करने हैं। इसमें आपको स्टैटिक जीके का भी पार्ट मिल जाएगा, जितने सब्जेक्ट वाइज है वो सारे ही मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कोई बुक से तैयारी कर रहे हो तो उसको आप मत चेंज मत कर देना, ठीक है। वो आप जो कर रहे हो वहीं से आप करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपने मेरी जीएस वाली वीडियो पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देखी हुई है तो सेम स्ट्रैटेजी वीडियो
वीडियो होने वाली है, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। या अगर आपने नहीं देखी है कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती है जीएस के लिए, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, तो आप अभी देखो पूरा। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश में बताया, तो जीएस में भी आपके 5 पिलर्स है। सबसे पहले तो वीडियो देखना है नोट्स मेकिंग, साइमल्टेनियस नोट रिविजन, एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करनी फ्रॉम बुक, और सेक्शन या फुल मॉक आपको देने हैं। तो देखिए कैसे करोगे, तो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सब्जेक्ट वाइज इसमें आपको तैयारी करनी पड़ती है, चैप्टर वाइज नहीं, सब्जेक्ट वाइज। यानी कि अगर पॉलिटी है तो पॉलिटी पूरा इस तरह से करना है, मतलब पूरी पॉलिटी की वीडियो देखनी है, पूरी पॉलिटी की आपको नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपको उसका रिविजन करना है साइमल्टेनियसली, मतलब जैसे जैसे आप नोट्स बनाते जा रहे हो, मान लीजिए आज आपने जो नोट्स बनाया है, तो कल आप आगे के पार्ट का वीडियो का नोट बनाओगे, तो कल वाला नोट्स आपका आज रिविजन होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा नोट्स एक बार बना लो उसके बाद जाकर के आप रिविजन के लिए बैठो, तो आप भूल जाओगे। ये आपको छोटी बात लग रही होगी, लेकिन आप पक्का भूल जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको उस चैप्टर को, यानी कि पूरी पॉलिटी को बुक से करना है। उसके बाद आपको पूरी पॉलिटी का सेक्शन मॉक लगाना है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। और वीडियो आपको हमेशा देखनी है पूरा निचोड़ वाली वीडियो, एक ही वीडियो जिसमें पूरी पॉलिटी कराई हुई हो। ये नहीं कि आपको राज्यसभा के लिए अलग 2 घंटे की वीडियो देखनी है, लोकसभा के लिए अलग 2 घंटों की वीडियो देखनी है, प्रेसिडेंट के लिए अलग 2 घंटों की वीडियो देखनी, इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। फुल पॉलिटी निकालो जिसमें सब कुछ बताया हुआ हो। 11-12 घंटे की वीडियो भी मिल जाए कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए हुए रहते हैं, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराए हुए रहते हैं, बकवास बहुत ज्यादा नहीं होती, काम की चीजें होती है। तो इस तरह की आपको वीडियो देखनी है। नोट्स आपको शॉर्टेस्ट वे में बनाने हैं, टेबल का यूज करके, चार्ट्स का यूज करके, एरोज का यूज करके, मतलब शॉर्टेस्ट वे में, देखते के साथ ही आपको बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाए। ये नहीं कि आप 1 by 1 लाइन बाय लाइन कहानी लिखते जा रहे हो, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आपको साइमल्टेनियस रिवीजन करना है, आपको बुक्स से करना है टॉपिक वाइज। जैसे कि पॉलिटी में अब क्या होगा कि आप जैसे पिनाकल वाली बुक उठाओगे तो उसमें आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज चीजें मिल जाएंगी कि पॉलिटी में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए थे। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे, प्रेसिडेंट के टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे, राज्यसभा के टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे, किस ईयर में आए हुए थे, सब कुछ आपको वहां से मिल जाएगा। तो जब आप पूरी वीडियो बना लो, नोट्स रिवाइज वगैरह कर लो, तो आप सीधे जाकर के उस बुक से एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 से 2023 के में आए हुए हैं ना, तो वो आपको अच्छे से कर लेना। और सेक्शनल मॉक तो जैसे पॉलिटी ने कर लिया आपने टॉपिक, तो आप पॉलिटी का सेक्शनल मॉक दे देना। तो ये तो हुआ कि अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हो तो इस तरह से कर सकते हो। लेकिन आप 3 महीने में कैसे करोगे, मतलब 3 महीने जो बचे हैं उसमें मैं मान के चल रही हूँ कि आपने ऑलरेडी तैयारी कर ली होगी। तो आप क्या करोगे, तो रूटीन जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इस रूटीन के हिसाब से आप तैयारी करो। रिवाइज करो 2-3 चैप्टर्स डेली नोट्स के, क्योंकि आपने कर तो रखा ही होगा। अभी आप एक चैप्टर आप ना आधे घंटे में निपटा दोगे नोट्स उसका रिवाइज करके, ठीक है। तो उसी को आप बार बार रिवाइज करो। ये नहीं सोचो कि भाई ये तो हो ही गया है अब नया पढ़ता हूँ, ये मत करना। नोट्स और जो एमसीक्यूज बुक से कर रहे हो बार बार उसी को रिवाइज करते रहना, क्योंकि जीएस में ना आप कभी सेटिस्फाई नहीं होगे कि मेरा हो गया, हमेशा ऐसा लगेगा कि नहीं हुआ, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो 2021 से 2023 का जो है रट्टा मार लेना, बिल्कुल करंट अफेयर्स छोड़ देना, क्योंकि वो करंट अफेयर्स वापस रिपीट नहीं करने वाले हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, सब कुछ करने की कोशिश मत करना, जीएस में सब कुछ नहीं किया जा सकता। आप जितना करोगे ना वो बेसिक उतना इनफ है, ठीक है। उसके बाद रिवाइज करने पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना, नोट्स वगैरह जो भी है। तो ये तो था सब्जेक्ट वाइज आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। स्टैटिक जीके का मैं बता दूं कि इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो नोट डाउन करो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। नहीं पता तो मेरी वाली वीडियो जाकर देख लेना, इसमें जीएस में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सारी चीजें मैंने बता रखी है। तो उसमें से क्या करना कि 2-3 टॉपिक्स डेली कर लेना। जहां से आप स्टैटिक जीके को कवर कर रहे हो, पिनाकल वाली बुक में भी आपको स्टैटिक जीके का सेगमेंट मिल जाएगा, तो वहां से भी कर सकते हो। तो उन टॉपिक्स में से 2-3 टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल लेक्स एंड हिल्स, ये टॉपिक आपने सोचा कि आज पढ़ना है तो आज उसको पढ़ लो। कल आप पढ़ लो कि विश्व में सबसे पहली महिलाएं कौन कौन सी रही हैं। तो ऐसे करके आप एक एक दिन में 2-3 टॉपिक रिवाइज करके आगे बढ़ो। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो क्रेजी जीके ट्रिक एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल से मैंने खुद ही तैयारी करी है, जिसमें कि बहुत अच्छा ट्रिक आपको बताते हैं कि कैसे आप याद करोगे। तो नहीं हो रहा तो वहां से भी कर सकते हो। इसके बाद स्टैटिक जीके का पार्ट अगर आपको एमसीक्यूज वाली की बुक में मिलता है तो वहां से भी कर लेना, जिससे कि आपका अच्छा रिविजन हो जाएगा। उसके बाद आपको मॉक कॉपी बना लेनी है। आप जब मॉक दोगे वहां से भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं स्टैटिक जीके की, क्योंकि स्टैटिक जीके की बहुत सारे आपको अच्छे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप उनको लिख करके उनको रिवाइज जरूर कर लेना। मेरी जीएस वाली जो मॉक कॉपी थी वो खो गई, अदरवाइज मैं आपको दिखाती कि मैंने कितना सारा जीएस का उसमें कंटेंट लिख करके रखा था। तो इस तरह से आपको भी करना है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स का पार्ट। एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि जीएस में जो तैयारी होती है, जैसे इंग्लिश में तैयारी होती है ना कि ग्रामर की, फिर वोकैबुलरी की और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन की, तो वैसे ही जीके की जो तैयारी होती है वो 3 पार्ट्स में होती है। एक तो सब्जेक्ट वाइज यानी कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कुछ। एक होती है स्टैटिक जीके, ठीक है ना, कि भाई हिल्स एंड कौन से हेडक्वार्टर्स है, कौन सी करेंसी है, कौन से देश में कौन सी नदी बहती है, मतलब जो स्टैटिक है। उसके बाद करंट अफेयर्स। तो मैंने ये सब्जेक्ट वाइज आपको किस तरह से मेनली तैयारी करनी चाहिए, 3 महीने में आप सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयारी करोगे, स्टैटिक जीके कैसे करोगे बता दिया। अब हम आते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो देखिए करंट अफेयर्स सबसे पहले तो कहाँ से कहाँ तक करना, तो फरवरी टू सितंबर 2023
2024 तक आप अच्छे से कर लेना। आप जनवरी का भी कर सकते हो सेफ साइड में रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप मंथ वाइज अब वीडियोस देखो। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर्स देखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप अभी तो आपके पास टाइम है नहीं, तो आप सिंपली क्या करो, मंथ वाइज वीडियोस देख लो। अगर आपको और कम टाइम है तो आप 6 मंथ्स की कंपाइलेशन वाली जो वीडियो होती है, ये 6 मंथ्स में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं वो वाली वीडियो देख लो। और रिवाइज आप कैसे करोगे, तो पीडीएफ से कर लेना, ठीक है। कोई बुक लेकर के मत बैठ जाना करंट अफेयर्स की, ठीक है। डोंट वॉच डेली वीडियोस नाउ, अब आपके पास टाइम नहीं, पहले से टाइम था। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लेना अड्डा 247 ऐप से, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, डेली क्वेश्चंस आएंगे, आपको मजा आएगा इसको देने में, ठीक है। मॉक कॉपियां बना लेना, क्योंकि टेस्ट में कभी कभी ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, जो एग्जाम में पूरे आने के चांसेस होते हैं। तो टेक्स्ट बुक में जब आप टेस्ट दोगे और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मिल जाए तो करंट अफेयर्स को उसको जरूर से जरूर याद करना, करंट अफेयर्स में तो 100% कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको अब बता देती हूँ कि टाइम टेबल आपका क्या रहेगा। वैसे तो अभी आपको टाइम का नहीं सोचना चाहिए, अब एग्जाम नजदीक आ गया, तो जितना टाइम आपके पास रहे आप कोशिश करो पढ़ो ही पढ़ो। लेकिन फिर भी देखिए 3 घंटे आप इंग्लिश के लिए ले लेना, रीजनिंग के लिए 1-1.5 घंटे आपको लग जाएंगे, जीके के लिए 2.5 घंटे लग जाएंगे, मॉक के लिए 2 घंटे का आप मॉक देना और 1 घंटे की एनालिसिस कर लेना, और 2 घंटे अभी आप स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस करना। हालांकि मैं आपको आगे भी स्टेनोग्राफी की पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। तो अल्टीमेटली रिवाइज, डोंट वॉच आवर्स नाउ, जितने टाइम मिले पढ़ो और 100% आपका प्री क्लियर होगा। तो ये तो मैंने सीबीटी का आपको स्ट्रैटेजी बताई है, अभी मैं आप लोगों को स्टेनोग्राफी के बारे में बताती हूँ। तो अब हम आते हैं अच्छे से डिस्कस करते हैं कि स्टेनोग्राफी के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 50-60% लोग यहीं पे आउट हो जाते हैं। नोइंग और डूइंग में डिफरेंस होता है। देखिए कुछ लोग क्या होते हैं ना कि सीख तो लेते हैं, आपको सीखने में कम से कम लगेगा 6 महीने का टाइम, मतलब अगर आप फास्ट लर्नर है तो, अदरवाइज कुछ लोग तो 1 साल तक सीखते ही रह जाते हैं। सीख लेने के बाद ऐसा नहीं कि आपसे होने लग जाएगा, आप 10 मिनट्स में डिक्टेशन कर पाओगे, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैथ्स का परसेंटेज चैप्टर आ गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि एग्जाम में अगर आ गया तो कर लोगे, क्योंकि उसके लिए आपको स्पीड चाहिए, आपको बहुत स्पीड में दिमाग चलना चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए। तो वैसे ही स्टेनोग्राफी में भी आना और उसको बार बार डिक्टेशन के साथ प्रैक्टिस करना, ये सब अलग चीज़ होती है। तो प्रैक्टिस के लिए 6 महीने अलग लगते हैं। इसीलिए जब भी आप स्टेनोग्राफर के एग्जाम की तैयारी करने का सोचो तो कम से कम 1 साल पहले आप स्टेनोग्राफी की क्लासेस जरूर लगाना शुरू कर देना। कहाँ से लगाओगे, तो आपके शहर में भी बहुत जगह होता होगा, सिखाते होंगे, या कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अपने से स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, वो आप किसी के गाइडेंस के अंडर ही कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको 3-4 घंटे तो आपको डेली लगेंगे ही स्टेनोग्राफर की प्रैक्टिस के लिए। देखिए इतना आपको डेली के डेली लगेगा ही। देखिए अभी जो आपके पास टाइम है ना, मैंने जैसे बताया कि 2 घंटे आपको डेली प्रैक्टिस करनी, तो वो अभी करनी है, लेकिन उससे पहले आपको कम से कम ऐसा होना चाहिए था कि 5-6 घंटे की प्रैक्टिस आपकी डेली की चल रही है। और जैसे ही आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा तुरंत आप शुरू कर देना 7-8 घंटे की प्रैक्टिस प्री के बाद डेडिकेशन के साथ, फिर आप विद डिक्टेशन आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देना स्टेनोग्राफी की, तो ही आपका क्लियर होगा भाई, क्योंकि बहुत अच्छा एग्जाम होता है इसका स्टेनोग्राफी का, ठीक है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है टाइपिंग की भी, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि टाइपिंग करना होता है स्टेनोग्राफी से, फिर आपको इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में चेंज करना होता है। तो उसके लिए कम से कम आप टारगेट रखना कि 25 से 30 की स्पीड, 25 की स्पीड तो कम से कम रहे, क्योंकि सोचने समझने में भी आपका टाइम जाता है। ये नहीं कि आप सिर्फ टाइपिंग ही कर रहे हो, सोचते समझते भी हो आप, ठीक है। उसके बाद डिक्टेशन जो होती है वीडियोस की, वो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगी। अगर आप सर्च करोगे कि यूट्यूब स्टेनोग्राफी प्रैक्टिस डिक्टेशन, तो आपको मिल जाएगा। या फिर आप कोई भी स्पीच जो होती है इंग्लिश में या हिंदी में, जिसमें भी आप दे रहे हो, उसको आप शुरू कर दो, उसको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से देख लो किस तरह से सेटिंग होगी, और उस हिसाब से आप डिक्टेशन को स्टेनोग्राफी में चेंज करो। उसके बाद आप टाइपिंग करके प्रैक्टिस करो। तो आपको इस तरह का माहौल क्रिएट कर लेना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि आपको ये जो है वो आपको एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करनी है। जैसे कि डिक्टेशन आपको 10 मिनट तक ही सुनना है, और टाइपिंग के लिए जो टाइमिंग दिया गया है ना, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग सेपरेट, जो मैंने आगे बताया था, उसी टाइमिंग में आपको टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये है आपके स्टेनोग्राफर का पूरा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आपको पीडीएफ तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाता है। तो प्रैक्टिस अल्टीमेटली दिस इज द की फॉर स्टेनोग्राफी, कि आने के बाद भी आपको 6 से 7 घंटे की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से इसमें चाहिए होती है, बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा गला बैठ गया है, सो प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आपको सही लगा हो स्ट्रैटेजी, शेयर करिए जो भी स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस आप लोगों के आसपास लोग कर रहे हैं, करने का सोच रहे हैं उनके साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इसी तरह की स्ट्रैटेजीज और आगे स्टेनोग्राफी का जॉब प्रोफाइल जानना है तो उसके लिए। और कमेंट करिए आई विल क्रैक एसएससी स्टेनोग्राफर, ताकि मुझे ये पता लगे कि लास्ट तक आपने मेरी वीडियो को देखा है। ये लिखने से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, आगे तक के लिए जय हिंद।